कल के पॉइंट को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि कक्षा में, उपकक्षा में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन। आपको यह स्पष्ट हो गया था पिछले क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कक्षा के, उपकक्षा के ऑर्बिटल में रहता है। किस कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, किस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, इतनी जानकारी आपको कल हमने दे दी थी। अब सवाल यह है कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है। देखिए एक शॉर्ट टर्म में हम लेकर चल रहे हैं। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग लेसन पढ़ेंगे, इसको बहुत बृहद अध्ययन करेंगे। अभी लक्ष्य केवल इतना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ जाए। तो याद कीजिए, कल का कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि जितनी कक्षाएं होंगी उतनी ही उपकक्षाएं होंगी, जितनी कक्षा उतनी ही उपकक्षा, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना। जैसे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक सीरीज बना रहे हैं, उसको देखिएगा गौर से। अगर कक्षा एक है तो इसमें एक ही एक रहेगा, फिर एक सीढ़ी टाइप का बनाते जाओ। कक्षा एक के सामने वाले हटा दो, फिर कक्षा दो आ गई, फिर कक्षा आ गई तीन, फिर कक्षा आ गई चार, फिर कक्षा आ गई पांच, फिर कक्षा आ गई छह और फिर कक्षा आ गई सात। स्टेप बना दिए, सामने वाला छोड़ दो। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात। कंप्लीट। अब याद कीजिए, पहली कक्षा में कितनी उपकक्षाएं थी? एक। इसमें 1s। दो में कितनी थी? दो। तो दो में दो थी तो दो को हमको दो बार लिखना पड़ेगा। ये देखिए 2s 2p। तीन में कितनी थी? तीन। तो तीन को तीन बार लिखना पड़ेगा। चार में कितनी थी? चार। तो चार को कितना बार लिखना पड़ेगा? चार बार लिखना पड़ेगा। कौन कौन? तो एस पी डी। देखिए एस पी डी एफ। फिर पांच में पांच, देखिए सामने है 5s 5p 5d 5f 5g। फिर छह में छह तो 6s 7s, सॉरी 6s के बाद 6p 6d 6f 6g 6h। SPDFGH सबसे लिखा है, ध्यान दीजिए। कक्षा एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, छह में छह और सात में कितने हो जाएंगे? सात। ये देखिएगा यहां सात में सात, 7s 7p 7d 7f 7g 7h। यहां तक आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्टेप बाय एक सीढ़ी टाइप का ये बन गया। ये जो शुरू में अंक लिखे गए हैं वो कक्षाओं की संख्या है। और कल ही आपको बताया गया था कि जितनी कक्षाएं होंगी उसमें उतनी ही उपकक्षाएं होंगी। मतलब पहली कक्षा में एक उपकक्षा होगी S, दूसरी में दो होंगी S और P, तीसरी में तीन S P D, चौथी में चार S P D F, पांचवी में पांच S P D F G, छठी में छह S P D F G H, सात में सात S P D F G H। सात के आगे भी आप जा सकते हैं लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। 7G के नीचे 7H है, ठीक है ना। सात से आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने हैं? सात। तो सात तक ही आपको कंक्लूजन निकालना है। चलिए गौर कीजिएगा। अब कहिए सर ये चार 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 या तीन 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 हम सब में क्यों लिखे? तो अगर हम ये नहीं लिखेंगे, केवल S रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ S, यहाँ भी 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 S है, यहाँ भी S। केवल S लिखा रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किसका है। पहली कक्षा का है कि दूसरी का है कि तीसरी का है कि चौथी का है कि पांचवी का है कि छठवीं का है कि सातवीं का है, हमको पता ही नहीं चल पाएगा ये जो S है, S उपकक्षा किस कक्षा में है। तो इसीलिए जो उपकक्षा है SPDF जिस कक्षा की होती है उससे पहले उस कक्षा का अंक लिख देते हैं।
ये जो पहली कक्षा का है तो 1s, 2 का है तो 2s। इसका मतलब क्या हुआ? 2s का मतलब क्या हुआ? तो 2s को पढ़ेंगे हम लोग दूसरी कक्षा की s उप कक्षा। 3s का मतलब क्या हुआ? तीसरी कक्षा की s उप कक्षा। 4s का मतलब क्या हुआ? चौथी कक्षा की s उप कक्षा। राइट, गौर कीजिए। अब हमको इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना है इनमें। ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्वों को ही कक्षा के उप कक्षा के ऑर्बिटल में सेट करना है। तो 118 तक हमको जाना है। अब इन्हीं में हम लोगों को लाइन से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। वो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो ये तीर के चिन्ह के द्वारा आपको डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा 2s में, ये आपको रिमेंबर भी करना पड़ेगा। 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद ध्यान दीजिए कैसे कैसे चल रहा है, गौर कीजिएगा। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अब 4s के बाद ये काउंट करेगा इस तरह, ठीक, और फिर ये आएगा इस तरह, फिर ये आएगा इस तरह, फिर ये आएगा यहां से, इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये सीरीज क्या है उसको देखिएगा, तीर के चिन्ह के द्वारा कैसे जा रहे हैं। ये 4s से फिर ये 3d, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, उसके बाद 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद क्रॉस करते जाइए। यानी आपके इसको क्रम को देखिए कि 1s के बाद कौन आएगा? 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद नहीं 4s के बाद 4p नहीं है 3d, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, तब आएगा 5s, तब आएगा 4d, तब आएगा 5p, तब 6s, तब आएगा आपका 7f, 4f, 4f के बाद आएगा 5d, 5d के बाद आएगा 6p, 6p के बाद आएगा 7s, यहां लिखते हैं 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p। इस क्रम को याद कर लीजिएगा कि किसके बाद कौन आया है। अब कहेगा कि इस क्रम को याद करने से क्या होगा, क्या फायदा इस क्रम को याद करने से, तो समझिएगा, पुरानी चीजों को याद कीजिएगा। ये कैसे हुआ ये आपको पता है। पहली कक्षा में एक उप कक्षा, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, 6 में 6, 7 में 7। अब आप कहिएगा कि सर 5 में 5 रखे हैं, जी का कहीं यूज नहीं हुआ। जी का यूज नहीं होगा अभी, क्योंकि जी अभी फाइंड आउट नहीं हुआ। मान लिया गया है कि एफ के बाद जी, एच, आई ये उप कक्षाएं हो सकती हैं, ये अभी अस्तित्व में नहीं है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, 4p। इस क्रम को याद कर लीजिएगा, ये अफबाऊ का नियम है। आगे हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। अफबाऊ, अफबाऊ ये मत समझिए कि अफबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम है, अफबाऊ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफबाऊ जो है एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमागत प्रवेश, मतलब क्रमागत नियमित क्रम में सजाना। किसको? इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के क्रम को। इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश का क्रम होगा ना। अब कहेगा कि सर हम लोग 7p पर जाकर क्यों रुक गए? ये बताइए, आपके पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। 118 से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको जरूरत नहीं है अभी वास्तव में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप अनंत तक कर सकते हो इस रूल के आधार पर, लेकिन एक्चुअली आपको करना कितना है? 118। अब उस 118 तत्वों को करने के लिए, 118 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 118 तक हमको जरूरत पड़ेगी। अब बताइए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? कल ही चार्ट बनवाए थे, 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में कितने होते हैं? 14। कल के क्लास में हमने बताया था, ठीक है, और उसका वीडियो आपके ग्रुप में भी भेज दिया था। तो पहले एस में 2, जहां एस आया है वहां पे 2 काउंट कीजिएगा, जहां पी आएगा वहां पे 6, जहां डी आएगा वहां पे 10, और जहां एफ आएगा वहां पे 14। काउंट कीजिए कितना आ रहा है। देखिए एस है तो 2, फिर एस 2 तो 2 2 4, पी है तो 6, 10 हो गया, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20,
20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 और 6 54 54 2 56। एफ में कितना जाएगा 14, तो 56 और 14 70। 70 के बाद 5D है, तो डी में कितना 10, तो 70 10 80। पी है 6 80 6 86। 86 के बाद एस है 2 86 2 88। फिर एफ है 14 88 और 14 102। फिर डी 10 102 और 10 112। और फिर आ गया पी मतलब 6 112 और 6 118। यानी आपको वास्तव में इतना दूर तक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब गौर कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, ये क्रम कैसे आया, ये तो आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, नहीं तो अपने घर पर भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जनरल रूल समझिएगा। उसके लिए पहले आपको तत्व और उसका परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे आपने लिखा था हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन के बाद आप क्लोरीन में भी जा सकते हैं। ऑक्सीजन तक रुकिए, अभी आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग बढ़ते हुए। गौर कीजिएगा, ये जो तत्व है ये उदासीन है, इनके ऊपर ना तो प्लस है ना ही माइनस है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब तत्व हैं तो इनका सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परमाणु है तो इसमें 3 अवयवी कण होंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपवाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं रहता है, हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी में रहता है, तो अपवाद इसमें केवल हाइड्रोजन है। तो ये इनमें परमाणु के तीनों अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा। गौर कीजिएगा, हमको बताना है इलेक्ट्रॉन। हमारे पास सवाल है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। गौर कीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने। तो आपने अपने 10th में या 9th में ये पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपने जाना कि परमाणु में धन आवेश होता है प्रोटॉन पर और ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा तो वो उदासीन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परमाणु संख्या है ना, यही प्रोटॉन की संख्या है, और इसी संख्या के बराबर भी होगा इलेक्ट्रॉन। कब? जब ये उदासीन है तब, ठीक है। लेकिन जब प्लस या माइनस आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या में जितना प्लस आएगा उतना घटा दोगे, क्योंकि प्लस का मतलब दे रहा है, देगा तो उतना घट जाएगा इसमें से। और माइनस आएगा का मतलब ले रहा है, ले रहा है का मतलब जितना माइनस होगा उतना इसमें बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगी। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, तो इलेक्ट्रॉन ही देता है कोई तत्व, या इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, लेता है। तो अभी आपके पास जनरल उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब हो गया कि जितना उसका परमाणु संख्या है उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। कहानी क्लियर? यानी हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8। ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इनको कक्षा के उपकक्षा में सजाना है। कैसे सजाओगे, राइट? तो ये बताइए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो चलो 1 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो कहां से चालू करेंगे? 1s से। और 1s हम लिखेंगे 1s, और 1s में कितना डाल देंगे? 1। अब हीलियम की बारी आई। अब इसमें तो कहिएगा कि 1 से ज्यादा नहीं डाल सकते, हाइड्रोजन में 1 से ज्यादा है कि डालेंगे? नहीं, 1 ही है ना, तो 1 ही डालेंगे। हीलियम में कितने हैं? 2, तो 2 को हमको भरना है भैया। क्या 1s, s भर गया है बढ़िया से? नहीं, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, अभी खाली है, तो फिर 1s ही आएगा पहला वाला। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2, 1s2, 1s2, राइट? इसी क्रम के अनुसार से आएंगे। अब देखिए 1s2 हो गया। अब जब 3 आएगा तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, s भी लिखेंगे, ये शुरू में है तो पहले इसी में भरेगा। लेकिन क्या यहाँ पे 3 लिख देंगे? नहीं, 3 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि s उपकक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। इसमें 2 से अधिक को लिखना ही नहीं है। तो ये 1s2 हो गया भैया। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं जाएगा। अब 1s2 भर गया, 1s2 भर गया तो 1s के बाद किसमें प्रवेश करेगा? 2s में। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है वो यहाँ आएगा, तभी ना 2 और 1 3। फिर यहाँ हो गए 4, तो 1s2 2s2, 2 2 4। फिर आगे आओगे तो 1s2 2 भर गया, ये 2s2 2 भर गया, ये तो s वाले दोनों भर गए। अब कहां? तो आगे
2s के आगे कौन है 2p। अब 2p में जाओगे 2p1, अब कहोगे कब तक जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 2p चालू हुआ ना, तो 2p में मैक्सिमम कहां तक जाता है 6 तक, तो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 तक भरेगा। 6 हो जाएगा जब इसमें, तो फिर आगे जाएगा s में, कितना इलेक्ट्रॉन तक 2 तक, s1 s2, फिर आएगा इसमें 6 तक, फिर आएगा इसमें 2, फिर d आ गया, और d में कितना जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 2p1, अब आगे वाला वही है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। चलिए आगे देखिएगा, अगला में अब आगे इसको बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है भैया, क्लोरीन 9, फिर आता है नियॉन 10, फिर आता है सोडियम 11, फिर आता है मैग्नीशियम 12, फिर आता है एल्युमिनियम 13, फिर आता है सिलिकॉन 14, फिर आता है फास्फोरस 15, फिर आता है सल्फर 16, फिर आता है क्लोरीन 17, है ना। इनका भी इसी तरह भरते जाना, ध्यान दीजिए 9 को डालने पहले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया 9 है, 9 को भरना है हमको, तो यहीं से हम काउंट कर लें कहां तक जाएंगे, तो ध्यान दीजिए 2 2 4 अच्छा 10, तो 10 को हो जाता है 2p तक जाएंगे, तो 10 को से कम में डालना है, यानी ये देखिए 1s2 2s2 और 2p आ गया। अब बताइए 2 2 4 और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा 5, तो 2p 5, 5 और 2 7 और 2 9। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो 1s2 2s2 2p 6 हो गया टेबल। अब आगे 11 में आएंगे 1s2 2s2 और 2p 6 भी भर गया, तब आगे क्यों, क्योंकि p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो आगे तो 2p के आगे कौन है 3s, ये हो जाएगा 3s1, फिर यहाँ आइएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, s में 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। अब 3s भी भर गया है, 3s भर गया तो 3s से आगे किसमें 3p में, ये हो जाएगा 3p1, और ध्यान दीजिए 13 है तो सबका ऊपर वाला जोड़ कर आना चाहिए 13, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब देखिए p1 हो गया, तो p1 में इसी तरह ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 तक भरते रहेगा, 6 हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा 4s में, है ना। तो ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के बाद आता है, दिखाई देगा, बना देंगे तो उधर दिखाई देगा आप लोग को, चलिए अब दिखाई देगा। क्लोरीन के बाद आ जाता है आर्गन, तो इसको थोड़ा यहाँ पे स्पेस देने के लिए इस तरह कर देते हैं, ठीक है। आर्गन 18, आर्गन के बाद कौन आता है बाबू, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, ठीक है। तो आर्गन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब p भी भर गया 4s1, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और 4s के बाद कौन आएगा 3d1 टाइटेनियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, यहाँ आएगा वेनेडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और 3d3, 3d3, यहां तक गौर कीजिएगा। अब क्रोमियम पे आइएगा तो थोड़ा अपवाद भी आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, लेकिन इसको क्रमबद्ध तरीके से एकदम भरिएगा। पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, फिर 2p में 6, तब 3s में 2, फिर यहाँ पे 6, फिर 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, इस तरह भरते जाइएगा, एकदम लाइन से भरते जाना। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं है। इसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। गौर कीजिए, ये 1s1 का मतलब क्या है? 1s1 का मतलब क्या है? 1s1 का मतलब है पहली कक्षा के s उपकक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम लोग संकेत में डाल दिए 1s1। 1s2 का मतलब क्या है? 1s2 का मतलब है पहली कक्षा के s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 पहली कक्षा के s उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा के s उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा भी सस्पेंस आपके लिए हानिकारक होगा। प्रॉब्लम क्लास जो सवाल रहे वो आपको बता ही चुके हैं कि शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी प्रश्न रहे उसको पूछ लीजिए, और जो भी ये पढ़ा रहे हैं इसका जो वीडियो होगा वो आपके ग्रुप में भेजते रहेंगे। उसको देख कर अपने डाउट को आप लोग धीरे धीरे क्लियर करते रहिए। सख्त प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, ठीक है। सामने रहते हैं आप लोग तो बहुत बेहतर आप लोग को और देख कर समझा देते हैं कि कहाँ आप लोग त्रुटि कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर अब ईमानदारी से आप ही को स्वयं मेहनत करना है और देखना है कि आपसे क्या त्रुटि हो रही है और क्या त्रुटि नहीं हो रही है। जो त्रुटि लगे उसको फिर हमसे बात करके अपने प्रॉब्लम को दूर कर लेना। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम का बात। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि सर पहले 3s 3p या तब 3d में भरेगा तब ना 4s में, नहीं, इस क्रम के अनुसार चलना है। ये क्रम अफबाउ के नियम पर फिट हुआ है। ये क्रम किस चीज का है? तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता क्रम और स्थायित्व का घटता क्रम। ये जो क्रम है वह अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का बढ़ता क्रम है और स्थायित्व का घटता क्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, 2p से ज्यादा ऊर्जा 3s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी होगी, 3s से ज्यादा ऊर्जा किसमें? 3p वाले इलेक्ट्रॉन में होगी। जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन स्थायित्व तो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन स्थायित्व तो क्या हो रहा है? घट रहा है। इस बात को भी अपने दिमाग में रखिएगा, गौर कीजिएगा। इसका मतलब 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्थायी है किसकी अपेक्षा? 2s की अपेक्षा। और 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्थायी है किसकी अपेक्षा? 2p की अपेक्षा। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो ऊर्जा बढ़ती जा रही है और स्थायित्व तो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कक्षाएं बढ़ रही हैं। कक्षाएं क्या हो रही है? बढ़ रही है। कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, वो अस्थायी हो जाएगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, स्वतः भी रिएक्शन करने लगेगा, राइट। अब गौर कीजिए, इसमें देखने वाली बात क्या है वो समझिएगा। देखने वाली बात क्या है? इसमें अंतिम कक्षा पहचानना होता है। तो अंतिम कक्षा कहां से पहचानिएगा? तो कक्षा कहां पर है पहले ये समझ लीजिए। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये जो S, P और D, F से पहले अंक लिखा गया है ना, वो अंक है कक्षा। SPDF से पहले जो अंक लिखा गया है वो अंक है कक्षा, राइट। और गौर कीजिए, जो अंक बड़ा होगा वो होगी अंतिम कक्षा, जो अंक बड़ा होगा वो होगी अंतिम कक्षा। जैसे यहां पर एक ही है तो ये हो गया अंतिम कक्षा, ये यहाँ एक ही अंतिम कक्षा, यहाँ ये 2 अंतिम कक्षा, यहाँ 2। अब यहाँ पर आइएगा तो ये मत सोचिएगा कि ये लास्ट वाला अंतिम है और ये वाला अंतिम नहीं। यहाँ पर बड़ा अंक कौन है? ध्यान दीजिए, S से पहले 1, यहाँ भी 2 और यहाँ 2, तो बड़ा अंक कौन है? 2। तो 2 अंतिम कक्षा कहलाएगी, मतलब ये टोटल 2 अंतिम कक्षा है। ये टोटल 2 अंतिम कक्षा है। ध्यान दिए, यहां पर 3 आ गया, तो ये टोटल इतना दूर अंतिम कक्षा है।
यहाँ पर भी 3 है, यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ भी 4 ही है अंतिम कक्षा। अब ये मत सोचिएगा कि ये अंत में आ गया है 3D तो अंतिम हो गया, 3D अंतिम नहीं है। कहें कि SPDF से पहले अंक कौन कौन आया है? 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है। 1 2 3 4, इसके अलावा कोई अंक नहीं आया। सबसे बड़ा अंक कौन है? 4। तो 4 वाला जितना भी होगा ना वो अंतिम कक्षा में होगा। अब कहिएगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं? अरे यही तो आपके केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगा। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हीलियम में कितना है? 2। ये तो अक्रिय गैस होगी, पूरा भर गया। यहाँ पर देखिए लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। बेरिलियम में कितना है? 2। बोरान में कितना है? 2 1 3। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 और 2 4। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 3 5। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 4 6। फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 5 7। नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8। यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा। सोडियम में देखिएगा अंतिम में 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम 2। तो इस तरह जो भी हम कलर किए नीचे वो अंतिम कक्षा है। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो लेगा और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जैसे गौर कीजिए, आप सवाल करते हैं कि सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? लेगा कि देगा? तो आप बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 6 6 है। तो इसको अस्थाई होने के लिए हीलियम की तरह, अक्रिय गैस की तरह स्थायी होने के लिए 6 को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। अक्रिय गैस की तरह स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसके लिए 6 देना है और 2 लेना है। तो कौन सा क्रिया आसान है? 6 देना कि 2 को लेना? कौन पहले जल्दी करेगा? तो 2 को लेने वाला क्रिया जल्दी करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्रवेश करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस लिखते हैं? 2 माइनस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि 7 को लेगा अष्टक पूरा करने के लिए? अष्टक नियम होता है ना, कोई भी तत्व अक्रिय गैसों की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। इसके आधार पर अब देखिए सोडियम अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको 7 लेना पड़ेगा और 1 देना पड़ेगा। तो कौन सी क्रिया आसान है? देना। तो सोडियम 1 दे देता है। तो सोडियम के ऊपर हमेशा आप लोग 1 प्लस लिखते हो। मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस लिखते हो? 2 प्लस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये प्लस किसके ऊपर कितना लिखोगे ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आएगा। इसको घर पे बैठ के भरपूर प्रैक्टिस कर लेना आगे भी, ठीक है ना। वेनेडियम के आगे क्रोमियम और रेडियम जो है सबको कर लेना। जो अपवाद है उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर से एक बार